तुमने मुझे गैसलाइट कर दिया और उसके बाद हमारा कत्ल भी वाजिब है। ये ज़हनी अमराज हैं और कभी भी एक नॉर्मल बंदा एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा नहीं करता। हर वो औरत तवाइफ है जिसने अपनी इज्जत बेचने का फैसला कर लिया है। जब कोई शख्स आपकी ज़ात की नफ़ी कर रहा हो, आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, तो कभी कभार एक अच्छा खासा इंसान जो कभी नहीं बोलता वो भी कलप जाता है। किस किस्म की तरबियत करनी चाहिए? बच्चे को 15 साल से पहले बताना है सही और गलत का, बिहेवियर का, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स को जो है वो आपने कैसे फेस करना है। ये जेनेटिकली होता है, खानदानी होता है। कदीम मोहब्बत और जदीद मोहब्बत के जो तकाजे हैं वो क्या हैं? सिचुएशनशिप के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो अखलाकियात से गिरना ही काफ़ी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा अली ख़ान, जो कि बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हैं और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हम इनसे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये इतनी अहम डिस्कशन है और ख़ास तौर पे दिलचस्प भी होगी, जो कि आपकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं और शायद ये मसला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सब कहाँ से शुरू करें? हर तरफ मसले ही मसले हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान का बिहेवियर है वो उसका सबसे बड़ा मसला कई दफ़ा बन जाता है। आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गलत रवैये बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन हमारी जो कौम है इसमें हम ये देख रहे हैं, चाहे आप हर रोज़ देख रही हैं ख़बरें वगैरह, कि ये हम इस चीज़ के ऊपर ही हम काम नहीं कर सके और कोई ऐसी साइंस दरियाफ्त नहीं कर सके कि जो मुख्तलिफ रवैयों को साथ रहने पे मजबूर करें खुशी के साथ। देखें, बात यह है कि तरबियत का फुकदान है। बिहेवियर आपका तभी ठीक होता है जब आपकी बचपन से एक तरबियत होती है कि आपने बात कैसे करनी है, अंदाज़ कैसा होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग, मैं आपको बताऊं, इतने बुरे रवैये करते हैं आपके साथ, इतना बुरा करते हैं आपके साथ कि इंसान का ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। जब कोई शख्स आपकी ज़ात की नफ़ी कर रहा हो, आपको जो है वो डिग्रेड कर रहा हो, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो, तो कभी कभार एक अच्छा खासा इंसान जो कभी नहीं बोलता, जिसके अंदर कभी भी जो है वो कोई गुस्सा या चीज़ नहीं आती, वो भी कलप जाता है। वो भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने पे जो है वो मजबूर हो जाता है या उसको मजबूर कर दिया जाता है दूसरे के रवैये से कि वो गलम गलोच तक नौबत आ जाती है। हम भी अक्सर औक़ात लोगों के रवैयों से, जब हमारी ट्रेनिंग नहीं थी तो हम ऐसा ही बिहेवियर जो है वो इस्तेमाल करते थे और ऐसा हर किसी के साथ होता है। इस पर ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इंसान को अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है पल पल। अब देखें ना, आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, आपके साथ कोई गलम गलोच कर रहा है, आपके साथ कोई हाथापाई कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, या आप उसके रवैये से बहुत हद तक परेशान हो चुके हैं, तो आप सब्र कितनी देर तक करेंगे या आप उसको कितनी देर तक साथ लेके चल सकते हैं? कि कोई ना कोई एक ऐसा स्पेल या लम्हा तो आएगा ना जब आप चीखेंगे, और जैसे ही आप चीखेंगे वैसे ही वो आपकी कमज़ोरी इसको बना के जो है वो दुनिया में आपको बेइज्जत कर देगा। आजकल जो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एक अच्छे खासे शरीफ आदमी को पहले उकसाया जाता है, उसको पहले जलील किया जाता है, उसके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, उसके खिलाफ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, और फिर उसी को जब वो अपनी फॉर्म में आ जाता है या वो को जालिम बना दिया जाता है। हाँ जी, मजलूम को जालिम बना दिया जाता है। फिर जब वो बंदा जो कभी नहीं बोला होता, कभी उसने जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होते, जब वो उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसको फिर खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। गुस्से में इंसान पागल हो जाता है और उसके बाद तो फिर वो उसका ओरिजिनल नहीं होता। देखें, एक ना गुस्सा जो है वो आना बुरी बात नहीं है। गुस्से का भी एक टाइम होता है और गुस्सा सबको आना चाहिए, लेकिन गुस्सा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाए वो ख़तरनाक होता है। गुस्से में आप जो है वो अगर इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, बदतमीज़ी तक पहुंच रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है किसी एक की गलती ज़्यादा है उस वक्त भी, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में लड़ाई उस वक्त नहीं होती जब दोनों की गलती हो। लोग कहते हैं कि दोनों की गलती थी, दोनों की गलती नहीं थी, गलती किसी एक ने ही की है। दूसरे बंदे ने जब गुस्से का इजहार किया है तो पहले बंदे ने उस पर जो रिएक्शन दिया है, रिस्पॉन्ड करने की बजाय उस पर गुस्सा जो है वो बढ़ा है, उस पर तू मैं जो है वो स्टार्ट हुई है, और फिर जाके बाद जो है वो लड़ाई तक आई है और आपका बिहेवियर जो है वो तब्दील हुआ है। तो बिहेवियर तब्दील हमेशा दूसरे के रवैये से होता है और दूसरे के रवैये के मुताबिक होता है। अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे तरीके से जो है पेश आएंगे, तो जाहिर है दूसरा बंदा भी हमसे अच्छे तरीके से पेश आएगा। आप बदतमीज़ी करेंगे और करते ही चले जाएंगे और आपका एक्सट्रीम लेवल आ जाएगा और आप बाज ही नहीं आएंगे, तो आप भी कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं भी कब तक बर्दाश्त करूँगी? मैं भी फिर उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देने की कोशिश करूँगी कि शायद हो सकता है इसको यही ज़ुबान समझ में आती है। तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लड़ाई ना हो,
फ़साद ना मचे। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो आप अपना बिहेवियर उस वक्त जो है वो ऑटोमेटिकली, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली तब्दील होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके ख्याल में तरबियत तो मेरे नॉलेज के मुताबिक तरबियत तो बचपन में ही होती है जी। और उसके बाद फिर तरबियत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस किस्म की तरबियत करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट इन फ्यूचर हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर सकें जो कि इस तरह के मसलों से आज़ाद हो? अच्छा देखें, तरबियत का फुकदान इसलिए है, बचपन में तो तरबियत होती है, लेकिन बचपन में तरबियत जो एक ग्रोइंग एज होती है ना, 15 साल की उम्र, तब तक आप तरबियत कर सकते हैं। 15 साल के बाद जो है वो आप तरबियत नहीं कर सकते। हमारे माशरे में 15 साल तक जिस बंदे को भी जैसा बना दिया गया है ना, जिस बच्चे की जैसी तरबियत हो गई है, उसने वैसे ही रहना है, उसने तब्दील नहीं होना। अगर आप ये कहें कि ये जो है वो तब्दीली हो जाएगी और कोई मामला जो है वो इस तरह के आ जाएंगे कि बच्चे को आप 15 साल के बाद सिखाना शुरू करेंगे कि माशरे में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता। बच्चे को 15 साल से पहले बताना है सही और गलत का, बिहेवियर का, अल्फाज के चुनाव का, इस्तेमाल का, और मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स को जो है वो आपने कैसे फ़ेस करना है, ये आपने बच्चे को 15 साल तक बता देना है। 15 साल के बाद आप उसे जो है वो दुनिया में छोड़ देते हैं। फिर वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक स्पेल शुरू हो जाता है, जहाँ मुख्तलिफ़ माइंड रखने वाले लोग और स्टूडेंट्स जिनसे आपकी मुलाकात होती है, आपके अपने साथी दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद उनके बिहेवियर्स आपको समझाते हैं कि आपको उनके साथ कैसा बिहेवियर जो है वो अपनाना है। देखिए, एक तो चीज़ माँ बाप सिखाते हैं 15 साल तक बच्चे को, स्कूल से भी बच्चा सीखता है, लेकिन जो बेसिक आपके बिहेवियर की जो एक स्टडी शुरू होती है ना, या आप ये समझ लें कि आपकी एक दौड़ शुरू होती है, वो 15 साल के बाद होती है, जब आप कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। और फिर वो कॉलेज में जाने के बाद जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं, उनके रवैये मिलते हैं, फिर आपका रवैया वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही नहीं कहते कि बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएं। अच्छा स्कूल या अच्छा कॉलेज वो नहीं है जो ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं। अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल वो है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, जहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है वो बिहेवियर्स पे तवज्जो दी जाती है। लेकिन आप अपने पाकिस्तान में देख लें, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी और जितने बड़े कॉलेज से जो है वो बच्चा निकला होगा, वो उतना ही बदतमीज़ होगा। ना वो अपने वालदैन की इज़्ज़त करता होगा, ना वो बड़ों के अदब और लिहाज का उसको पता होगा, ना उसको रिलेशनशिप का पता होगा। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, मैं कहती हूँ कि ग्रेजुएट लड़के और लड़कियाँ इस कदर गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आपस में लड़ते हैं तो गालम गलोच करते हैं, दस्ते गिरेबाँ होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। अब ये क्या, उनके घर वालों ने तो कभी जो है वो गाली भी नहीं निकाली होती, उनके वालदैन तो इंतहाई इज़्ज़त से जो वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो 15 साल तक आपने ट्रेनिंग कर दी बच्चे की, आपने बता दिया कि सही गलत क्या है, लेकिन 15 साल के बाद आपने उसे जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का माहौल काउंट करता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर क्या बनेगा। तो बिहेवियर पे तवज्जो देने के लिए आपके दोस्त, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग, आपके घर वाले, इन सब के बिहेवियर्स जो है वो इकट्ठे करके एक बिहेवियर बनता है एक इंसान का, याद रखिएगा। अच्छा, एक तो ये है कि इंसान बिस्तर मर्ग तक जो है वो सीखता ही जाता है इस दुनिया से। दूसरा, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक असूल को अपना लें कि पहले तोलो और फिर बोलो, तो मेरे ख्याल से 80-90% मसाइल हल हो जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस इस वाले से क्या कहता है? हाँ, मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह से जो है वो किया जाए तो मे बी माइट बी पॉसिबल कि ये चीज़ें जो है वो हल की तरफ आ जाएं। लेकिन अगर हम जब तक आप ये ही नहीं सोचेंगे कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसका अगले बंदे पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, एटलीस्ट इतनी तो सोच होनी चाहिए। लेकिन कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि आज़ादी के नाम पे कि जी हम हर बात करने की आज़ादी है, और उस आज़ादी को इस्तेमाल करके वो लोगों को अनाय करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर चीज़ें डिफरेंट साइड पे चली जाती हैं। देखें, ये बहुत दफ़ा जहनी अमराज भी होते हैं, जो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बन जाते हैं इन लोग। और ये नार्सिसिज्म जो होती है, इसमें यही चीज़ होती है जो आप अभी बयान कर रहे हैं कि एक शख्स जो है वो उसके लिए सिर्फ अपनी ज़ात या अपनी बात अहमियत रखती है, दूसरे की बात अहमियत नहीं रखती। वो बंदा अपनी बात को जो है वो प्रोसेस करता है और अपनी बात ही मनवाने की कोशिश करता है, और वो दुनिया में सबसे सही और सबसे अच्छा इंसान है अपनी नज़र में, दूसरे की नज़र में नहीं। दूसरा बंदा जब उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत हो, तो ये हमें तयन करना पड़ता है कि वो बंदा जो है वो वाकई जहनी अमराज में मुब्तला है या फिर उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। ऐसा भी होता है अक्सर औक़ात कि आपके घर में या आपको जेनेटिकली चीज़ मिलती है बिहेवियर में कि आपके सारे ही लोग जो है वो बात ही ऐसे करते हैं, उनका लहजा ही एक जैसा है। वो लहजा जो है वो आपके अंदर कन्वर्ट होता है, ये जेनेटिकली होता है, ख़ानदानी होता है।
मैं ऐसे ही नहीं कहती कि ख़ानदानी मर्द और ख़ानदानी औरत, आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त से लेके आपके हमसफ़र तक ख़ानदानी लोगों की बड़ी अहमियत होती है, उनका रख रखाव होता है, उनके असूल होते हैं, उनके तवाज़ुन होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की ख़ानदानी लोग जो है ना, उनके जो बच्चे जिन यूनिवर्सिटी और जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वहाँ से वो जो सीख के निकल रहे हैं ना, उन्होंने अपने ख़ानदान का नाम ही डबो दिया है, आप यकीन करें। अच्छा, आपने दो चीज़ें इंतहाई दिलचस्प और मुतनाज़िया, जी, नार्सिसिस्ट और ख़ानदानी लोग। ख़ानदानी लोग पे बात आते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जब से नार्सिसिस्ट की तारीफ़ शुरू हुई है कि नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वो लोग जो खुद नार्सिसिस्ट हैं वो दूसरों को फौरी तौर पे नार्सिसिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे ही है। नार्सिसिस्ट की पहचान क्या है? नार्सिसिस्ट की पहचान ये है कि वो अपनी नज़र में बिल्कुल सही होता है और दूसरे की नज़र में जो है ना, वो अगर गलत भी हो तो दूसरा ही गलत होता है उसकी नज़र में, उसने मानना ही नहीं है। आपकी बात को जो डिनाई कर रहा हो, बार बार डिनाई कर रहा हो और यही कह रहा हो कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, तुमने गलती की है, तुम कसूरवार हो, यानी लॉजिक और आर्गुमेंट्स को डिनाई करता है वो। लॉजिक और आर्गुमेंट्स को डिनाई करने वाला नार्सिसिस्ट है। एक और भी इनकी बड़ी जो है वो बात है, और वो ये है कि जब आप इनसे बहस करेंगे ना, तो ये बहस में आपको हरा देंगे। कैसे? गुस्सा दिलवा के? ये बहस में आपको हरा देंगे और आप खुद से मान लेंगे कि मैं गलत हूँ। ये इनके अंदर इतनी खतरनाक बात है कि नार्सिसिस्ट आदमी जो है ना, वो आपको ये मानने पे मजबूर कर देगा कि हाँ भाई मैं ही गलत हूँ। इसका इलाज क्या है? नार्सिसिस्ट बंदे का प्रॉपर इलाज तो कोई नहीं है। साइकोथेरेपी से हम इनका इलाज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतने पक्के हो चुके होते हैं अपने मामलात में कि ये सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ़रेब की दुनिया दिखाते हैं लोगों को, और उसके बाद जो है वो गलत भी उन्हें बना देते हैं। यानी और ये ताल्लुकात उन लोगों से बनाते हैं जो बेचारे ज़्यादा इनके सामने बोल नहीं सकते, ज़रा कमतर होते हैं, या फिर जिनमें इतना हौसला नहीं होता, हिम्मत नहीं होती इनके सामने खड़े होने की, ये उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं। इनकी बड़ी एक साइकोलॉजी है नार्सिसिस्ट की। ये साइकोलॉजी आज से पहले किसी ने नहीं बयान की होगी आपको। ये मैं बेहतर तौर पर जब आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से नार्सिसिस्ट लोगों का इलाज किया है, अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन ये लोग, आप इनका जितना मर्जी इलाज कर लें, एंड टू एंड माहिर नफ्सियात भी जो है वो आके हाथ जोड़ लेगा कि इस बंदे का इलाज नहीं हो सकता। फर्स्ट थेरेपी क्या है जो आप करती है जो नार्सिसिस्ट की? देखिए, फ़र्स्ट थेरेपी तो हम इनको जो है वो पहले तो एतमाद में लेते हैं कि ये दूसरे की बात को समझें, यानी कि ये एक डॉक्टर की, एक एक्सपर्ट की बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन इनको समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इनकी नज़र में ये सही है, इनकी नज़र में ये दुनिया के बेस्ट पर्सन है, इनकी नज़र में इन्होंने कभी गलती की ही नहीं। नार्सिसिस्ट बंदा जो है वो हमेशा कहता है कि मैं हमेशा हर जगह पे ठीक हूँ और तुम हर जगह पे गलत हो, जबकि ऐसा नहीं होता। जाहिर है कि गलती जो है, जो नार्सिसिस्ट आपके पास इलाज करवाने के लिए आता है, एटलीस्ट वो ये तो तस्लीम करता है कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, यानी मैं इस चीज़ का मरीज तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। और अच्छा। नार्सिसिस्ट आदमी जो है वो तो हमें पता चलता है, हम असेसमेंट करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसमें नार्सिसिस्ट वाली जो है वो तमाम तरह एलिमेंट्स शामिल हैं और ये सिम्टम्स जो हैं वो इसमें नुमायाँ हो रहे हैं। और ये तकरीबन जो है वो हमें 2-3 सेशंस के बाद जो है वो बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है। फर्स्ट सेशन जो है वो हमारा काफ़ी इसमें लेंथी होता है। जब कोई भी शख्स हमारे पास ये शिकायत लेके आता है कि उसका फ़लाँ भाई या फ़लाँ बहन या कोई भी पर्सन जो है, ज़्यादातर नार्सिसिस्ट मर्द होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। ख़वातीन की तादाद इसमें जो है वो थोड़ी कम है, वो भी होती हैं, लेकिन मर्द ज़्यादा होते हैं। और हमेशा मर्द जो है जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिनका एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, ऐसे मर्द जो बहुत या ऐसे लड़के जो अपने वालिदैन के बहुत लाडले होते हैं, जिनको पैम्पर्ड बेबी बनाया होता है, इस तरह के मर्दों में जो है वो ये क्वालिटी होती है कि ये नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं और दूसरे बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, दूसरे बंदे को डिनाई करते हैं। अगर कोई अक्लमंद और इनसे बेहतर बंदा इनके साथ शरीक हो जाए तो ये उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, उसे धोखा दे के, उससे बातें छुपा के, उससे चीज़ें छुपा कर और उसी को गलत साबित करके। अगर कभी ज़िंदगी में किसी की इनसे लड़ाई हो जाए तो कोई इनसे लड़ाई में जीत नहीं सकता, ये एंड टू एंड लड़ाई ये जीत जाते हैं। और जिस वक्त एक शरीफ आदमी ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई गलती शायद मेरी थी, ये दूसरे बंदे को ऐसे आर्गूमेंट पेश करते हैं, ऐसे जो है वो अपने सांचे में उतारते हैं कि दूसरा बंदा हैरान रह जाता है कि अच्छा हाँ हो सकता है मैं ही गलत हूँ, जबकि वो बंदा गलत नहीं होता। तो बेसिकली वो अपनी स्किल डेवलप कर चुके होते हैं इस फील्ड के अंदर। एक्जैक्टली, एक्सपर्ट्स होते हैं। याद रखिएगा, ख़तरनाक तरीन लोग हैं नार्सिसिस्ट लोग। हर घर में नार्सिसिस्ट हो सकता है।
कहीं ना कहीं ऐसे कोई लोग बाहिर मौजूद हो दोस्त सकते हैं। हो, कोई और हो तो उससे तो चलो जान छुड़वा ले बंदा, उससे दोस्ती खत्म कर दे। घर में नार्सिसिस्ट हो तो उससे कैसे जान छुड़ाई जाए? आपने देखा है कि हर घर में एक बंदा ऐसा होता है जो चिड़चिड़ा सापन उसमें होता है, जो हर वक्त फजूल आर्गूमेंट करता है, या गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, या लोगों से जो है वो अलग अलग थलग रहता है। उसका माइंड ही अलग होता है, उसकी सोच ही अलग होती है, सारे बहन भाइयों से सबसे जो है वो अलग थलग होता है। इनमें नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं। ये नार्सिसिज्म में इनको जो है वो हम कंसीडर करते हैं ऐसे लोग जिनकी अपनी दुनिया है, जो अपने आप में रहते हैं। एहसास बरतरी और ख़ुद पसंदी, बेसिकली हम इसको ये कहेंगे, ख़ुद पसंदी। जो लोग जो है वो खुद पसंदी का शिकार होते हैं, अपनी ही इटसेल्फ जो है वो अपने आप में पूरी दुनिया होते हैं। उनके लिए उनकी दुनिया में उनके जैसा compete करने वाला दूसरा शख्स नहीं होता। ये उनकी दुनिया अपनी ही होती है, फैंटेसी वर्ल्ड होती है, उसी के ये बादशाह होते हैं, उसी में ये लॉइन बने होते हैं, उसी में ये अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चीज़ों से तशबीह देते हैं। बारहा सोशल मीडिया, दूसरों के बारे में राय भी खुद बना लेते हैं। जी, राय भी खुद बनाते हैं। और सोशल मीडिया पे आपको नार्सिसिस्ट लोग बहुत नजर आएंगे। आपने देखा है कमेंट सेक्शन में कामयाबी नार्सिसिस्ट है वहाँ पे कामयाब नार्सिसिस्ट क्यों है? क्योंकि वो जब कोई बुरा कमेंट जो है वो एक आता है, उसके साथ ही दूसरे लोग भी जो है उस बुरे कमेंट को फॉलो करते करते जो है वो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। कोई भी एक बुरी पोस्ट लगती है और फिर उसकी तरह की जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट लगना शुरू हो जाती हैं। अगर उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए हैं उस बुरी पोस्ट पे, आप ये देखें पाकिस्तान में या तो बहुत अच्छी चीज़ हिट होती है या बहुत बुरी चीज़ होती है। तो बहुत बुरी चीज़ों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत अच्छी चीज़ों के हिट होने की तादाद यहाँ पे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी बात सुनते नहीं हैं। अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी जो है वो मिलियंस भी क्रॉस कर रही हैं वीडियोस, तो इट्स मीन कि लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, एक पॉजिटिव वर्क भी लोग देखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है नार्सिसिस्ट की, जहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये नार्सिसिस्ट आदमी है? बहुत आसान हल है, बता देती हूँ। वो बंदा जो सोशल मीडिया पर अपनी ज़ात की खुशी के लिए या अपनी तारीफ़ों की पोस्ट लगाए, अपनी बहुत ज़्यादा तस्वीरें शेयर करे और उनमें जो है वो दिल बनाए या अपने आप को लवली और इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल करे, दूसरों पे क्रिटिसिज्म करे, क्रिटिसाइज करे। सियासतदान याद आ गए एकदम से। तो वो भी हो सकते हैं, ये तो उनकी तरफ जा रहा है काम सारे का सारा। वो भी हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट तो कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर बेसिकली देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, और वो लोग जिनका ये काम नहीं है वो दुकान खोल के बैठ गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट कैप्चर करें, लोग ये सुनना चाहते हैं, उनको ये सुना दिया जाए। लेकिन आपने बात की ख़ानदानी लोग की, ये इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हर शख्स ही अपने आप को कहता है कि मैं ख़ानदानी हूँ। आमतौर पे मैंने ये देखा कि हमारे बुज़ुर्ग जब कभी कोई रिश्ता करते थे तो वो ये देखते थे कि ये राजपूत बरादरी है, ये जाट बरादरी है, इसके बुज़ुर्ग ऐसे हैं, और उसका मकसद ये होता था कि घर का माहौल, आपको बरादरी से पता चल जाता है कि इस घर का ये माहौल होगा, यहाँ पे औरतें इतनी आज़ाद ख्याल होंगी, इतना काम करने वाली होंगी। अब जो नया ये ख़ानदानी लोगों की जो डेफिनेशन आ रही है, आपके ख़्याल में सिर्फ हर वो शख्स जो कि अपने बच्चों को तरबियत, इखलाकियात और इक़दार सिखा दे वो ख़ानदानी लोग हैं, या इसकी कोई और डेफिनेशन है? जब आपकी ज़ुबान खुलती है तो नस्लों का तारुफ होता है। जैसे ही ज़ुबान खुलती है, अल्फाज निकलते हैं, ख़ानदान का तारुफ हो जाता है। बड़ा आसान है ख़ानदानी बंदे को जो है वो पहचानना, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। शरीफ आदमी को ख़ानदानी कहा जा सकता है? नहीं, शरीफ आदमी ख़ानदानी कहा जा सकता है, ये किसी हद तक आप कह भी सकते हैं। शरीफ लोग ख़ानदानी होते हैं, जाहिर है, लेकिन कई बदमाश लोग भी ख़ानदानी होते हैं, आपको पता है? यस, उनको कुछ ना कुछ लिहाज रखते हैं, उन्होंने अपने असूल बनाए हुए होते हैं। जी, बदमाश का भी एक असूल है। बदमाश आदमी जो है वो ख़ानदानी रस्मों रिवाज से लेके, अपनी सकाफ़त से लेके, अपने मियार से लेके, बड़ों के अदब और औरत की इज़्ज़त एहतराम से लेके इन सब चीज़ों का ख्याल करता है। यस, एग्री, काफ़ी लोग देखे मैंने जी। अच्छा, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना बदनाम क्यों है? हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता है, इसी से नस्ल चलती है, इसी से दुनिया चलती है, आखिरी वक्त तक वो एक दूसरे के साथी होते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी लड़ते ही रहते हैं। इसकी क्या वजह? मियाँ बीवी के रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे औरत की तरफ से। मर्द की तरफ से मियार ये है कि अगर वो बीवी जो है वो उसके निकाह में आ गई है तो वो उसे अपनी जागीर समझता है, अपनी चीज़ समझता है, और अपनी चीज़ को जो है वो लोग संभाल कर रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द हमेशा औरत को डिनाई कर देता है। मर्द जहाँ औरत के होने को डिनाई करता है, औरत वहाँ बिफर जाती है। औरत अपने होने को तस्लीम करवाने के लिए जो है वो मर्द से लड़ती है, और फिर वो लड़ाई जो है वो बढ़ते बढ़ते नफ़रत में कन्वर्ट हो जाती है।
एक लड़ाई नफरत में कन्वर्ट ही तब होती है जब दूसरा बंदा अपने होने को तस्लीम करवा रहा होता है। जब आप उसे तस्लीम नहीं कर रहे होते, मतलब गलती किसी एक शख्स की होती है, और ज़्यादातर गलती इसमें मर्दों की होती है। मैं हमेशा मर्दों की साइड लेती हूँ, लेकिन दो चीज़ों पे मैं मर्दों की साइड नहीं लेती। एक ये कि जब ये अपनी बीवियों को डिनाई करते हैं, उनके होने के वजूद को तस्लीम नहीं करते, और दूसरे ये कि जब बेवफाई करते हैं, जब निगाह में हया नहीं होती, जब अपनी बीवी घर में बैठी होती है और बाहर जो है मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए होते हैं। यहाँ आके दो सूरतों में मैं उस मर्द की इज़्ज़त नहीं करती, सीधी बात है। और मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में ये बात जो है वो सामने रखती हूँ कि मैं मर्दों की हमेशा अच्छाई करती हूँ, हमेशा बात करती हूँ, बट यहाँ आके दो चीज़ों पर, हाँ, डिसऑनेस्ट पर्सन को मैं पसंद नहीं करती। वो मर्द है या औरत है, ज़्यादातर मर्द ही डिसऑनेस्टी करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती है। देखें, घर बसाने में सबसे बड़ा हाथ मर्द का होता है। मर्द अगर बेवफाई ना करे, मर्द अगर औरत के होने को तस्लीम करे, मर्द अपने घर में वक्त दे रहा हो, अपने बच्चों को वक्त दे रहा हो, उनके तमाम तर चीज़ों का ख्याल रख रहा हो, ज़रूरियात ज़िंदगी उनको फराम कर रहा हो, और अगर फिर भी उसको प्यार ना मिले तो फिर उसका हक बनता है कि वो बीवी बदल ले, फिर उसका हक बनता है। लेकिन उससे पहले उसका हक नहीं बनता कि वो किसी शरीफ बीवी को, किसी इज्जतदार बीवी को जो उसके नाम पर जो है वो बैठी है, वो उससे वक्त मांग रही है, तो उसको जो है वो डिनाई करे, या उसके होते हुए जो है वो किसी और को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। आप क्या समझती हैं कि सिर्फ बेवफाई ही मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात में ख़राबी की वजह है? मेरे ख्याल से तो 10 से 15% या 20% लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेवफाई करते होंगे, अदरवाइज़ तो रवैयों का मसला होता है और दीगर चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें, अगर मर्द की बेवफाई नहीं होगी तो सास निकल आएगी, बहू निकल आएगी, कोई फूफी निकल आएगी, कोई और निकल आएगा, और इस तरह की दीगर चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि औरत की आप बात कर रही हैं, औरत सारा दिन घर में इंतज़ार करती है, अपनी 100% एनर्जी के साथ वेट करती है मर्द का। मर्द जब घर पहुंचता है तो 0% एनर्जी के साथ वो सारे का सारा अपना मार्केट में लगा के आया हुआ होता है। उस वक़्त वो दो एनर्जीज जब आपस में मिलती हैं तो वो कुछ और ही निकल आता है। इसका कोई हल है कि औरत को ये बात समझाई जाए कि इस वक्त उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है और इंसान का एनर्जी लेवल उसके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बिहेवियर्स का मसला जो है ना, जो बिहेवियर इशू आप कह रहे हैं, ये 70% है, 30% बेवफाई है। आप जिसको 10 to 15% कह रहे हैं, मैं इसको 15% और अपग्रेड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मसाइल इस वक्त आ रहे हैं वो ज़्यादातर यही हैं कि शौहर वक्त नहीं देता, शौहर देखता नहीं, शौहर जो है वो बीवी के होने को तस्लीम नहीं कर रहा, मोहब्बत नहीं है, दरमियान में जो है वो कोई बाउंडिंग नहीं है, या एक अरसा गुजरने के बाद जो है वो शादीशुदा लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि जी हमारे शौहर बिज़ी रहते हैं। अगर देखें, आप कारोबार करें, मर्द हज़रात अपना काम करें, सब कुछ करें, लेकिन आप अपना घर डिनाई ना करें। अपने घर की एक सल्तनत है, आप उस सल्तनत के बादशाह है, आपका घर आपकी सल्तनत है। अगर अपनी सल्तनत को तबाह कर देंगे, अगर एक माली जो है वो दूसरों के बाग में पौधे लगाने की कोशिश करेगा तो उसका अपना बाग तो जल जाएगा। और यही मर्द करता है, यहाँ ही मर्द की गलती आती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इस बात को जो है वो समझेंगे। जो शौहर है, जो जिनकी बीवियां घर में बैठी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, जब सारा दिन आप उस औरत से बात ही नहीं करेंगे, उसे फ़ोन ही नहीं करेंगे, उसे बताएंगे नहीं कि आप कहाँ पर हैं, तो जब आप शाम को घर आएंगे आपका इस्तकबाल अच्छा नहीं होगा। और उस औरत को भी कहूँगी कि अगर शौहर आपको वक्तन फ़वक्तन कॉल करता है, पूछता है घर में बच्चों के बारे में या चीज़ों के बारे में, या आपको बताता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपका नहीं बनता कि वो शाम को घर आए तो आप जो है वो बिहेवियर के साथ, अजीब किस्म के बिहेवियर के साथ उसका इस्तकबाल करें। यहाँ औरतें गलत हैं। जब शौहर जो है वो हर चीज़ आपके सामने क्लियर करता है तो फिर औरत की गलती होती है, लेकिन जहाँ शौहर क्लियर नहीं करते वहाँ शौहर की गलती है, एक मर्द की गलती है कि वो अपनी बीवी को जो है वो बीवी नहीं समझ रहा, अपनी बीवी को जो है, अपनी सल्तनत को, अपनी मलिका को जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा। देखें, ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता है जिसको निभाने की सारी दुनिया कोशिश कर रही है, और वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। नहीं निभा पा रहे, क्योंकि ये रिश्ता निभेगा किसी एक के झुकने से। ये रिश्ता जो है वो दोनों के अकड़ने बन ही नहीं सकता। आपके पास जितने भी केसेस आ रहे होंगे, 90% केसेस ये आ रहे होंगे कि हमारे हस्बैंड टाइम नहीं देते। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, चलें अब एक टाइम टेबल ही बना लेते हैं जी कि कितना टाइम देना चाहिए। जी, एक बंदे ने जाना है, ऑफिस जाना है, एक घंटा लगेगा उसको जाने में, 8 से 9 घंटे वो वहाँ पे काम करेगा, 1 घंटे के बाद वो वापस आएगा, 10 घंटे के बाद वो अपने घर में बैठा हुआ है या पहुँच गया है। वहाँ जाके वो सुकून से जाके लेटेगा तो उसके बाद उन्होंने कहना है कि जनाब तुहाडे कोल तो टाइम ही कोई नहीं है साडे नाल गल करन दा। मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो क्या उस औरत को उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो आगे है, उसको पैम्पर कर लो आधा पौना घंटा, उसको आप एटलीस्ट वो है बकरे को तैयार करना ज़िबा करने के लिए है, एटलीस्ट ये तो कर लें। मेरे ख्याल से जब तक हम लोगों को ये बताएंगे नहीं कि ये मसला है और इस मसले को कैसे हमने डील करना है। आप क्या चाहते हैं, मैं टाइम टेबल बता दूं आपके मैं प्रोग्राम ये में? चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट ताकि उन औरतों को आप ये बात बता दें कि भाई हाँ। अगर आपका बंदा इतना टाइम दे रहा है आपको, डेट्स इनफ। ठीक है। क्योंकि लालच और हवस तो हर चीज़ के अंदर एक एक्सट्रीम होती है। हमारे तो मुआशरे के अंदर अल्फाज भी इस तरह के यूज़ किए जा रहे हैं कि नॉर्मल अल्फाज की तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही। देखिए, मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ख़वातीन के लिए क्लियर करना चाहती हूँ कि मर्द हजरात जो है ना, ज़ाहिर है उनके पास काम का टाइम ज़्यादा होता है, वो अपने काम को टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम काम को ज़्यादातर तो जॉब्स करते हैं, तो जब जॉब्स करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से तो जो है वो टाइम शेड्यूल नहीं बनाते। वो तो जॉब का जो आपका टाइम होगा आपने उस पर जो है वो 9 to 5 या 9 to 7 जो भी आपका जो है वो टाइम है आपने वो देना ही देना है। आप जो टाइम आपकी जॉब का है उसमें तो मेरा ख्याल है ख़वातीन को बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। उनको अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको पुरसुकून रखना चाहिए। वो जॉब करने जा रहे हैं, अपने खर्चों को भी, हाँ, अपने खर्चों उनको को पूरा भी करने के लिए जो जॉब्स करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सीईओज हैं, जो एमडीज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, देखें इनके पास टाइम होता है। ये अगर कहें कि इनके पास टाइम नहीं होता, अपना टाइम कहीं और लगा देते हैं, ये अपना टाइम कहीं और लगाते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इनके घर बर्बाद होते हैं। और ये पक्की सच्ची बात है। जो मजबूर आदमी है ना, जो डायरेक्टर लेवल से नीचे का आदमी है, ग्रेड जो है वो आप कह लें कि 13-14 तक का आदमी है, ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है, इसके चक्कर नहीं है, ये चक्कर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जो चक्कर बाहर चलाते हैं ना लोग, ये भी अफोर्ड पे जो है वो डिपेंड करता है। जो पैसे जो है वो किसी को खिलाता है, वहीं से औरत जो है वो उसके साथ आती है। औरत की एक सबसे बड़ी गलत बात है, लालची है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, मैं ये समझती हूँ औरत लालची है। जिस दिन औरत ने लालच छोड़ दिया ना, पैसे का लालच छोड़ दिया, मोहब्बत का लालच छोड़ दिया, यहाँ पे शोहरत का लालच छोड़ दिया, उस दिन बहुत सी औरतें जो है वो सीधे रास्ते पे भी आ जाएंगी। और बहुत सी औरतें कैसे बदलेंगी आप? बस फितरत तो कोई भी शेर नहीं की बदल सकता। फितरत पंजा मारना, सांप की फितरत डंग मारना, क्या आप ये बदल सकती हैं? इसको नहीं बदलना, हमें इसका हल निकालना है। हल ये है कि अगर आपका शौहर जो है वो 9 to 5 जॉब करता है, तो आप उस टाइम को जो है वो उसको बेहतर तरीके से गुजार देते हैं। उसके बाद जब वो घर आ रहा है तो अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करें। हाँ, अगर 9 to 5 के बाद भी 4 घंटे आपका शौहर गायब है, फिर आपका मूड बनाना बनता है, और वो आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है। सबसे पहली बात कि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है। अगर वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि कोई मीटिंग है या कहीं वो बैठा है और उसने आपको दिखा दिया है, बता दिया है, तो इट्स मीन कि आपका शौहर आपके साथ लॉयल है। इस पर गुस्सा करना या इस पर फसाद डालना ये नहीं बनता। जब उसने बता दिया, नहीं बताया, तो इट्स मीन के बंदा गलत है। कई दफ़ा बता के भी यकीन नहीं आता। लेकिन आपका एक फिक्रा, हाँ, आपका एक फिक्रा मैंने कहीं पे देखा कि मर्द को खुश होने के लिए अगर औरत को तवाइफ भी बनना पड़े तो बनना चाहिए। ये इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? नहीं, मर्द को खुश करने के लिए नहीं, मैंने कहा था इसको जुमले को ठीक कर लें, रिफ्रेश कर लें, आप खुद ही कर लें, आपके सामने इसलिए मैंने ये कहा था कि एक बीवी को अपने शौहर को खुश करने के लिए उसके पर्सनल टाइम में अगर अदाएं भी दिखानी पड़े तवाइफ की तरह, तो वो दिखाए। ओके, क्यों कहा था? शौहर और बीवी का रिश्ता क्या है? मोहब्बत का रिश्ता है, अट्रैक्शन का रिश्ता है। बीवी में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगी, शौहर क्या देखेगा? शक्ल पर जो है वो 12 बजे होंगे, गंदी हालत होगी, सफाई सुथराई नहीं होगी, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं होगा, तो बीवी की तरफ क्या देखना है शौहर ने? या शौहर जो है वो गंदा मंदा होगा, वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, तो बीवी क्या देखेगी शौहर में? आप ज़रा मुआजना करें और रिसर्च करें कि जो लोग बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, शादीशुदा लोग, वो बाहर खूबसूरती देखते हैं। सबसे पहली चीज़, वैसे तो कहा जाता है कि मर्द देखता ही खूबसूरती है, वो किसी का किरदार नहीं देखते, वो किसी का ख़ानदान नहीं देखते, वो जिस औरत के साथ चल रहे होते हैं, जिस औरत को पसंद कर रहे होते हैं, वो सिर्फ खूबसूरत होती है। और वो खूबसूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ वेल मेंटेन्ड होती है। वो खूबसूरत भी नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसी ऐसी मैंने शक्लें देखी हैं कि जो खूबसूरती में कंसीडर नहीं होती, लेकिन वो वेल मेंटेन्ड होती हैं। अदाएं मार जाती हैं, अदाएं मारती हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये देखा है कि अब आपने ये बात की कि मोहब्बत, एक तो ये कि हमें ये इतना एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करना चाहिए तवाइफ वाला। मैं ये देखता हूँ हमारे माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी आ गई है कि अब आजकल जो आम और मामूली अल्फाज हैं वो भी अपनी कदर खो बैठे हैं, और हमें लोगों को समझाने के लिए इंतहाई शिद्दत के साथ जो है अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने शिद्दत पसंद माशरे के अंदर इस्लाह मज़ीद शिद्दत के साथ मुमकिन है? देखें,
तवाइफ कौन बना रहा है? मैं बना रही हूँ, आप बना रहे हैं। तवाइफ वो मर्द बना रहे हैं जिनके जहन अय्याश हैं। तवाइफ वो शरीफ लोग बना रहे हैं जो तवाइफों के कोठों पर जाते थे। तवाइफें उन्होंने बनाई हैं। तवाइफें किसने बनाई हैं? ये औरत तवाइफ क्यों बनी है? औरत अपने लालच की बेस पे तवाइफ बनी है। तवाइफ के लफ्ज़ को आप जो है वो अपनी दुनिया से मिटा नहीं सकते। हर वो औरत तवाइफ है जिसने अपनी इज्जत बेचने का फ़ैसला कर लिया है। हर वो औरत तवाइफ है जो लालच की बेस पर जो है वो अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। तवाइफें पहले जो दौर की हुआ करती थी ना, उनके यहाँ शरीफ लोग अपने बच्चों को जो है वो अदबो अदाब सीखने भेजा करते थे। तवाइफ कोई गाली नहीं है, आप इसको गाली समझते हैं ना, नवाबों के बच्चे जाते थे। तो अगर ये इतनी बड़ी गाली है ये लफ्ज़, तो फिर आप तवाइफ के कोठे पर जो है वो अपने बच्चों को अदब सीखने के लिए क्यों भेज रहे थे? मुझे इस सवाल का जवाब दें। तारीख़ ऐसा क्यों लिखती है, किताबें ऐसा क्यों लिखती हैं? और तवाइफ अगर इतनी ही बड़ी गाली है तो फिर शरीफ मर्द तवाइफ के कोठे पे क्या करने जा रहा है? शरीफ मर्द जो है वो उस तवाइफ को जो है उसकी अदाएँ देखकर जो है वो उसके घर में क्यों है? बताएं ना, जवाब दें। वो तो शरीफ मर्द है। मैं आपको बताता हूँ, वो तो इज्जतदार मर्द है। मर्द हूँ और मैंने बहुत से मर्दों को देखा है। इंसान हर वक्त किसी न किसी नशे में रहता है। कोई कामयाबी के नशे में रहता है, कोई अल्कोहल के नशे में रहता है, कोई ड्रग्स के नशे में रहता है, कोई औरत के नशे में रहता है, और कोई दीगर कामयाबी के नशे में, सेंस ऑफ अचीवमेंट के नशे में रहता है। हाँ, वो हर वक्त किसी न किसी नशे में रहता है, और वरना वो मरा हुआ होता है ना, उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिशंस होते हैं, डिटर्मिनेशन। हाँ, तो ये 20% लोगों का, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये नशा है। जिस तरह वो नशा गलत है, ये नशा भी गलत है। लेकिन हमारी उंगलियां भी बराबर नहीं है। हम अगर एक उंगली के फॉल्ट को पांचों उंगलियों और पूरे हाथ का फॉल्ट करार दे दें तो ये मसले का हल नहीं है। मैंने सब मर्दों को तो कहा भी नहीं ना, जो मर्द जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है ना। जब आप बात करते हैं तवाइफ की, तो तवाइफ के कोठे पे जो जाता है उसी की बात होगी ना। बिल्कुल, हाँ जी। भाई सब मर्द तो नहीं इसमें आ जाते। सब मर्द तो जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जो जाते हैं उनकी वो गलत कहलाते हैं। जो कर रहा है, जो गलत औरत के साथ है, वो गलत कहलाएगा। सब मर्द तो इसमें शामिल नहीं होते, और सब औरतें भी बुरी नहीं होती, और सब मर्द भी बुरे नहीं होते। लेकिन जो कर रहा है, जो माशरे में गंद मचा रहा है, पहले तो एक हीरा मंडी होती थी, आज तो आपके कैफेटेरियाज भी, आपके आज कैफेटेरियाज का हाल देखें आप देखें आपकी जगह जगह कैफेटेरिया जो है सुबह 4 बजे तक जो है वो कौन क्या क्या वहाँ पर जो खरीदो फरोख्त हो रही है। हम मैं तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ ना, मेरे पास तो अंदर की तमाम खबरें होती हैं। मैं सारी बातें एज हमारी नफ्सियात तो नहीं करती, मैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बात करती हूँ, सोसाइटी को भी देखती हूँ। और बाकायदा तौर पर जो है वो ये जिस तरीके से काम हो रहा है, आपके बहुत सारी पोश इलाकों में, पोश सोसाइटीज में घर लेके भी ये काम हो रहे हैं। तो फिर आपके मर्द जो है वो कहाँ जा रहे हैं, आपके मर्द कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? आपके पास तो इसका जो है वो श्योरिटी नहीं है। लेकिन सब मर्द फिर भी इसमें शामिल नहीं है। इज़्ज़तदार मर्द भी हैं जो अपने घरों में अपनी बीवियों तक जो है वो महदूद रहते हैं। इसलिए बीवियों को भी चाहिए कि पहले तस्दीक करें। देखिए, हर चीज़ की पहले तस्दीक किया करें। आपके पास अगर कोई उनके खिलाफ सबूत मौजूद है तो एक्शन लें। अगर खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है तो फिर आप एक्शन कैसे लेंगे? बेसिकली ये मामला हवस का है। कुछ लोगों की हवस पूरी नहीं होती, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बिहेवियर होता है कुछ औरत को ना, औरत की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है। औरत को पता चल जाता है जब मर्द बदलता है। जब मर्द कोई भी ऐसी गलत हरकत करता है तो औरत के सेंसर्स बहुत तेज़ होते हैं। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा जो इंसान है, मेरा जो मर्द है, मेरा जो शौहर है, वो किसी गलत रास्ते पर है। सिग्नल्स पकड़ लेती है, उसको पता चल जाता है। या वो मुखलिस औरत जो किसी मर्द से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उस औरत को भी अंदाज़ा हो जाता है जब उसका जो है वो प्यार करने वाला बदल रहा होता है, उसका शौहर बदल रहा होता है, उसे अंदाज़ा हो जाता है। और उसके बिहेवियर से, यहाँ पे भी बिहेवियर आता है, यहाँ भी आपका बिहेवियर ही आता है। आपका बिहेवियर जैसे ही अपने के साथ बदलता है, तीसरे की जो है वो निशानदही हो जाती है कि बीच में कोई तीसरा मौजूद है। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबूतों और दलाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इंसान का बिहेवियर बताता है कि वो बदल गया है। सही। अच्छा, अब ये बातें हो रही थी कदीम मोहब्बत और जदीद मोहब्बत के जो तकाजे हैं, वो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगी कि क्या हैं? कदीम मोहब्बत और जदीद मोहब्बत, हाँ जी, रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बस पहले एक कदीम मोहब्बत थी, वो हमेशा घर में बैठ के पर्दे के अंदर ही पूरी हो जाती थी, वो रिलेशनशिप। हाँ जी। और आजकल तो मोहब्बत के तकाजे ही डिफरेंट हो गए हैं। आपने उनको फूल देने हैं, कैंडल या डिनर करना है, वो सारे पैसों वाले तकाजे शुरू हो गए हैं। क्या इसको मोहब्बत कहा जा सकता है? नहीं, रिलेशनशिप कभी हुआ करता था, आज हमारे यहाँ सिचुएशनशिप है। हम सिचुएशनशिप में जी रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत पीछे रह गया, क्योंकि रिलेशनशिप को निभाने के लिए एफ़र्ट्स लगती हैं।
रिलेशनशिप को निभाने के लिए ईमानदारी चाहिए, वफ़ादारी चाहिए, इंसान का ख़ानदानी होना बड़ा ज़रूरी है। सिचुएशनशिप के लिए आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अखलाकियात से गिरना ही काफ़ी होता है कि आपको पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या है, आपके अंदर इखलाक के गट्स ही नहीं, आपकी ज़ुबान भी शाइस्ता नहीं, आपका दिमाग भी शाइस्ता नहीं, आपका दिल भी शाइस्ता नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप किस सिमत जा रहे हैं। देखिए, ईमानदारी बहुत बड़ा एलिमेंट है रिश्ते को निभाने में। आज जो रिश्ता नहीं निभ रहा, आप जिस जदीद मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत का लफ्ज़ निकाल दें, जदीद सिचुएशनशिप की बात करें कि जदीद सिचुएशनशिप क्या है। वो ये है कि यहाँ सिर्फ जिस्मों का खिलवाड़ है, डजंट मैटर। लोगों को कोई हया और जो है वो शर्म नहीं रही। आज से 1400 साल पहले जो है वो ये फरमा दिया गया था कि एक दौर ऐसा आएगा जब लोग बेलिबास होंगे, बेहयाई आम होगी, झूठे लोग अपनी जगह बना लेंगे और सच्चे लोगों को बेइज्जत और बदनाम किया जाएगा। सच्चे लोगों को झूठा बना के पेश किया जाएगा और झूठा आदमी जो है वो सच्चे पे फौकियत रखेगा। मुझे बता दें, आज हम इस दौर से नहीं गुजर रहे। आज कितने सच्चे जो हैं वो झूठों की भेंट चढ़ चुके हैं। आज कितने अच्छे लोग जो है वो बुरों की नज़र हो चुके हैं। आज कितने ईमानदार और वफादार लोग जो है वो रो रहे हैं कि उनके साथ बेवफाई हुई है। क्या इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया नहीं है कि लाख केस में से एक केस को निकाल के पूरी सोसाइटी को उसका हिस्सा करार दे दिया जाता है? आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया किसी एक शख्स की सोच है। कोई एक शख्स उठता है, फिसाद फैलाता है और फिर पूरा माशरा उसके ऊपर शुरू हो जाता है। कहीं पूरे माशरे को वही रंग दे दिया जाता है। पूरे माशरे को वही रंग दे दिया जाता है। एक बंदा गलती करता है, एक जगह पे ज्यादती होती है और फिर वो इतना उसको प्रमोट किया जाता है कि वो हर जगह पे वही काम होना शुरू हो जाता है। एक और बड़ी सीरियस सिचुएशन है, मैंने कई लोगों को देखा है, बेचारे अपनी रेडियां लगाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, कोई 200-400-500 रुपया जोड़ते हैं, 150 रुपये का बर्गर ले जाते हैं अपनी बीवी के लिए और वो उससे खुश हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बेचारे कैंडल लाइट डिनर भी करवा रहे हैं, कपड़े भी सिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीवियां देख रही हैं, देखा वो इस दफ़ा फ्रांस गए थे, वो देखा वो इस दफ़ा बाबू सर टॉप गए थे, वो बेशक वापस नहीं आए लेकिन बात होती है। तो ये दूसरों को देख के अपना मुंह लाल करने की ये जो आदत है, ये इंतहाई तकलीफदा हो चुकी है इस वक्त फैमिलीज़ के अंदर। इसका कोई हल है या इसकी कोई आप लोगों को बताएंगी कि ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ है और इसका कोई सलूशन नहीं है? अपनी किस्मत पे शाकिर होना सीख लें। जितने पैसे आपके पास हैं अपनी चादर दे के पाँव फैलाएं। आपका शौहर कम पैसे कमाता है और वो आपको मरी तक ले जाने की अगर सकत रखता है और वहाँ जाके उसने आपको जो है वो एक अच्छा प्रीशियस टाइम दिया, आपके साथ मोहब्बत से टाइम गुजारा, तो वही काफ़ी है। स्विट्ज़रलैंड जाने की या फ्रांस जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके किसी मियाँ बीवी ने इतने पैसे खर्च करके गए और वहाँ उनकी लड़ाई हो गई या वहाँ जो है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो फिसाद पड़ गया, तो आपने ये तो देख लिया कि उन्होंने जो है वो स्विट्ज़रलैंड गए थे, वहाँ पर शॉपिंगें करवाई, चीज़ें की, लेकिन क्या पता उनके अंदर का रिलेशनशिप इतना डैमेज हो कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें और ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो। आमतौर पर ऐसे ही हो रहा होता है। जो लोग जितने अमीर हैं वो रिलेशनशिप की वजह से उतने ही परेशान हैं। बिल्कुल। जो जितना गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, उसके लिए उसका घर ही सबसे पहली इंपॉर्टेंस है। इस तरह की फैमिलीज के अंदर डेस्परेट वुमेन्स का इजाफा होता है। जी जी, डेस्परेट वुमेन्स का कंटेंट आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग ये देखते हैं कि हमने क्या ये सुनना चाहती हैं, वही बातें करें ताकि जो उनके अंदर की बीमारी है उसको मज़ीद पुख्ता कर दिया जाए और ऐसी ऐसी बातें बताई जाएं कि मर्द को ऐसे होना चाहिए। आइडियलिज़म एक रियलिटी होती है और एक आइडियलिज़म होता है। आइडियलिज़म पे जाके उनको बताया जाता है कि दिस इज़ योर राइट, और उसके बाद फिर वो कंटेंट मिलियंस में चल रहा होता है और वो मशहूर भी हो जाते हैं और वो हमें समझ नहीं आ रहा होता। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि गलत कंटेंट पे जो है वो बाकायदा तौर पे एलिगेशंस लगानी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, कवानीन को जो है वो सख्त होना चाहिए। डेस्परेट वुमेन की कोई डेफिनेशन है आपके पास? देखिए, डेस्परेट वुमेन कौन है? जो खुशी नहीं है। यस, जिसे खुशी नहीं मिली वो डेस्परेट है। किसी चीज से खुशी नहीं मिल रही, ना खामिन से मिल रही, ना पैसे से मिल रही, ना घर बार से मिल रही, ना रिश्तेदारों से मिल रही, ना सोसाइटी से मिल रही। डेस्परेट वही है जिसने खुशी तलाश ही नहीं की। उसने सिर्फ अपने आप से शिकवा और शिकायत की है। डेस्परेट कोई भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, खुशी आपके अंदर मौजूद होती है। बड़े से बड़ा पहाड़ भी गिर जाए ना इंसान पे, तो भी अल्लाह ताला कहीं दूसरी तीसरी जगह से जो है वो उसको अपग्रेड कर देता है। अल्लाह ताला आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी देता है। मैटर ऑफ मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। हाउ टू इम्प्रूव इट। इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि एक्सपर्ट की राय बहुत ज़रूरी है।
और अगर कोई डेस्परेट एक्सरसाइज, वॉक, एग्जैक्टली हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम डेस्परेट हैं, हम डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं। एंजाइटी वुमेंस में बहुत बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स में। पाकिस्तान की कम से कम जो है वो 40 to 45% जो यंगस्टर्स हैं वो इस वक्त एंजाइटी का शिकार हैं। और किस वजह से? उनकी जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, एकेडमिक सिचुएशन है, जो उनके ग्रेड्स हैं, जो माँ बाप का प्रेशर है, जो टीचर्स का प्रेशर है, वो प्रेशर ले लेकर जो है वो बिल्कुल एंजाइटी के मरीज़ बन चुके हैं। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। जी, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। इवन शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, इनको जो है वो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं, खून बनना ख़त्म हो जाता है और इंसान हर वक्त जो है वो अपने अंदर जो है वो लो फील करता है, एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी आपकी सारी एनर्जी चूस जाती है। जो बंदा एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसमें कन्वर्ट होना शुरू होती है। उसे हर चीज़ से खौफ महसूस होता है, उसे हर बंदा गलत महसूस होता है और फिर वो शायद ये समझता है कि वो दुनिया में अकेला ही है और अकेला ही रहेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरफ जो है वो रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, नशे की तरफ लग जाते हैं या अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कहूँगी कि अगर स्टार्टिंग में एंजाइटी आपको फ़ील हो रही है, आपका बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, आप या सोशल एंजाइटी है, एंजाइटी की भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ज़्यादातर इसमें सोशल एंजाइटी जो है वो स्टैंड करती है पाकिस्तान में, क्योंकि सोशल एंजाइटी ये होती है कि हम जो है वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों से बचते हैं, अकेले कमरे में जो है वो रहना चाहते हैं, अपने आप को तन्हा रखना पसंद करते हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि कोई एक शख्स या तो आपका एंजाइटी लड़कियों और लड़कों में इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ब्रेकअप सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, ब्रेकअप लेवल बहुत बढ़ गया। मेरे पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर ब्रेकअप्स के हैं, तलाक से भी ज़्यादा। पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या, लोगों को पता ही नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं वो इंतखाब गलत हो जाता है। एक औरत अपनी पूरी सल्तनत हार जाती है जब उसका इंतखाब गलत होता है, जब वो एक गलत मर्द का खूबसूरती की वजह से अपना लीडर चुन ले, या जो कौम किसी को किसी कास्ट की वजह से या किसी बरादरी की वजह से या दीगर मसलों की वजह से अपना लीडर चुन ले, वो कौम फिर उसके इंतखाब फिर इसी तरह के ही होंगे। देखें, जिस कौम में शऊर नहीं होता वो कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस कौम में तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती, जिस कौम की सोच तब्दील नहीं हो सकती, बेसिकली सारी की सारी गेम आपकी सोच की है। एक बहरूपिया माइंड गेम करके नमक का ट्रक, चीनी का ट्रक बना के बेच देता है और लोग उसको बड़े शौक से खरीद भी लेते हैं। ये माइंड गेम लोगों के साथ भी होती है और उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे डिसीजंस लिए जाते हैं जी। ये माइंड गेम को कैसे काबू किया जा सकता है और किसी भी बंदे का कैसे पहचान की जाए कि ये माइंड गेम कर रहा है आपके साथ? माइंड चेंजर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा होता है। माइंड चेंजर आर्टिफिशियल होता है। हाँ, आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, ये प्रॉपर आर्टिफिशियल नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई एक गलती कर रहा होता है। जो किसी का भी माइंड चेंज करने की सलाहियत रखता है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलता है, क्योंकि झूठ की बेस पे उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, धोखे की बेस पे उसकी प्रोडक्ट बिक रही है। और झूठ और धोखा बहुत देर तक माइंड गेमर्स जो होते हैं ये तब्दील नहीं कर सकते। झूठ को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते और धोखे को ज़्यादा देर तक जो है ये पचा नहीं सकते। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा शख्स इनको ज़रूर टक्कर जाता है जो इनकी अपनी टक्कर का होता है। जो बंदा अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा होता है ना, उसके आगे जो है वो अल्लाह की ताकत आके खड़ी हो जाती है। शॉर्ट टर्म एडवांटेज तो ले जाते हैं वो, तो फिर जाहिरी बात है। अब जितनी देर में ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, अगर आप जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वहाँ पे ये माइंड चेंज करने वाले लोग इतनी आसानी से कामयाब नहीं होते, इनकी पकड़ वहाँ पे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो भी डिप्लोमेसी करता है, झूठ बोलता है, धोखा दे के चीज़ प्रोडक्ट फ़रोख्त करता है या अपने आप को जो है वो बेचने की कोशिश करता है कि अपनी जो है वो कोई चीज़ जो है वो बेच रहा है, वो वहाँ पर नहीं चल सकता। तरक्की याफ्ता और पढ़े लिखे माशरे में ये चीज़ें नहीं होती। ये सिर्फ जहाँ जाहिल ज़्यादा बसते हैं या जहालत ज़्यादा होती है वहाँ पे इनकी चीज़ जो है वो बिक सकती है। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी नौजवान नस्ल को अब आज़ादी चाहिए, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, जबकि मेरे ये ख्याल में मैं आपको एक नज़रिया आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप उसके बाद बताइएगा। इंसान पैदा होता है डिपेंडेंस, उसको फीडर और पैम्पर तक उसके चेंज करने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत होती है, माँ बाप की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर वो हो जाता है इंडिपेंडेंट, जब वो ख़ुद नौकरी करता है और आगे। लेकिन कामयाब वो उस वक़्त होता है जब वो इंटरडिपेंडेंट होता है, वो एक ग्रुप के साथ रहता है, उनकी स्किल्स को यूज़ करके एक प्रोडक्ट के में फॉर्म लाने की काबिलियत पैदा करता है। जी। फिर इस वक़्त
लोगों का आज़ादी, अपने फ़ैसलों के लिए आज़ादी, हालांकि ख़ानदानी निज़ाम एक इंटरडिपेंडेंस है कि आप हर एक के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के आप अपने डिसीजंस को लेते हैं, ये आज़ादी आपके ख़्याल में तबाही का दूसरा नाम नहीं है? देखिए, हर बंदा आज़ाद है, हर बंदे के पास आज़ाद सोच है तो वो आज़ाद है, लेकिन कुछ ख़ानदानी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ माशरे की वैल्यूज़ होती हैं, कुछ आपको इंडिपेंडेंसी में, हाँ, इंडिपेंडेंसी में जो है वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर किसी बड़े का एक्सपीरियंस है और वो आपको किसी ऐसी चीज़ से रोक रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस करने की बजाय उसकी बात सुन लें। वो कहते हैं हम अपने फैसलों का इख्तियार दूसरों को क्यों दें? बस यही तो बात है, जब हम बड़ों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते तो हम फिर तबाही नुकसान उनका उठाते मुंतज़िर होती हैं। है तबाही आज क्यों आ रही है? यंगस्टर हमारा आज परेशान क्यों है? यंगस्टर हमारा आज तबाही के दहाने पे क्यों खड़ा है? क्योंकि उसने बड़े की बात माननी नहीं, उसने सुनना ही नहीं। जो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा ही नहीं रहा। अगर कोई 1 घंटा भी आपसे पहले पैदा हो गया ना दुनिया में, तो वो 1 घंटा भी वो आपसे बड़ा है। उसका एक्सपीरियंस उस 1 घंटे का जो है वो न जाने कितने सेकंड्स में उसको क्या एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। इसीलिए कोई अगर आपसे 1 साल भी बड़ा है तो इट्स मीन कि उसका एक्सपीरियंस आपसे 1 साल ज़्यादा है। उसने 1 साल में जो चीज़ें बर्दाश्त की, जो चीज़ें देखी, अगर वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है कि भाई मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि इस तरह के लोगों के साथ आप नहीं चल सकते, या ये कारोबार आप नहीं कर सकते, या ये वैल्यूज़ जो आप अपने ख़ानदान की बना रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, आप आगे जाके आपको नुकसान देंगी, तो मुझे लगता है कि रुक के उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि कभी कभार जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ नहीं होता, लेकिन सुन लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, की कसौटी के ऊपर उसको परख लेना चाहिए। कहते हैं दीवार से भी मशवरा करना चाहिए। 10 ऑप्शन आपके पास हो तो यकीनी तौर पे आप एक बेहतर ऑप्शन को चूज करने की पोजीशन में। चीज़ ये है कि आप जो है ना वो अगर मशवरा करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने बड़ा इसका आसान हल इस्तिखारा दिया है। अगर आप अपने काम के हवाले से मशवरा करना चाहें, हम सफ़र के हवाले से मशवरा करना चाहें, रिलेशनशिप के हवाले से मशवरा करना चाहें, तो इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है। और मुझे लगता है कि अगर आप जो है वो अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं, या आपको कोई चीज़ जो है वो इंडिकेशन दे देती है, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस्तिखारा समझ भी नहीं आता, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हमारी यंग जनरेशन तो इस चीज़ को नहीं समझ पाती। लेकिन फिर आप अल्लाह के साथ जो है वो अपनी परेशानी ज़रूर शेयर करें, अल्लाह को बताएं ज़रूर कि आप किस तकलीफ़ में हैं। ये नहीं कि अल्लाह को पता नहीं चल रहा कि आप किस तकलीफ में हैं, लेकिन वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता है। वो आपको गिड़गिड़ाते हुए और जो है वो हाथ उठाए हुए जो है बंदा उसको बड़ा पसंद है, उसको आजिज़ बंदे से जो है वो मोहब्बत है। तो लोगों से जो मशवरे लेते फिर रहे हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंस से फ़ायदे आप जो है वो नहीं उठा रहे या नहीं उनकी बात मान रहे, तो कम से कम आप अल्लाह से मशवरा ज़रूर करें। मुझे लगता है कि ये काम बड़ा आसान है। मैंने ज़िंदगी में यही चीज़ें सीखी हैं, और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है। ना मैंने ये किसी किताब में पढ़ा और ना ही शायद जो है वो मैं ये समझती हूँ, लेकिन कुरान इस चीज़ की तस्दीक करता है। कुरान कहता है कि अल्लाह से मशवरा करें, कुरान कहता है कि अल्लाह से आपका एक तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला ये कहता है। तो जब तस्मा टूटने की भी बात अल्लाह से करनी है, तो जब फिर आपने अगर कोई नया कारोबार शुरू करना है, आपने कोई नया रिश्ता शुरू करना है, आपने कुछ करना है, तो फिर अल्लाह से मशवरा क्यों नहीं, या अल्लाह के साथ कांटेक्ट या बात क्यों नहीं। तो आज ही से जो लोग बहुत परेशान हैं, जिन्हें मशवरा देने वाला कोई अच्छा नहीं मिलता, उन्हें किसी से मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बात को अल्लाह के सामने रखें। बेहतरीन टाइम है तहज्जुद का टाइम। आप 5 वक्त नमाज पढ़ लें, आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। हाँ जी, मसले हल हो जाते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग परेशान इसीलिए हैं कि हम नमाज से दूर हैं, हम इस्लाम से दूर हैं। जिस कौम में मज़हब नहीं होता, जहाँ मज़हब का फुकदान हो जाए, जहाँ मज़हब को समझने वाले ना हो, वो नस्ल तबाह हो जाती है। जिस तरह जिस फसल पे बारिश ना हो वो फसल तबाह हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर कोई उदास है और ज़िंदगी से बेजार है, तो आप क्या कहेंगी कि इसके साथ क्या हो गया? ज़िंदगी से किस कैफियत का शिकार है वो? ज़िंदगी से जो बेजार है वो अपनी खुद की वजह से बेजार है। किसी ने उसको बेजार नहीं किया। हमने लोगों को खुद मौका दिया कि वो हमें धोखा दें, हमने लोगों को खुद मौका दिया कि वो हमारे साथ फ्रॉड करें, हमने खुद लोगों को मौका दिया। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम किसी को मौका ना दें। ये भी तो हो सकता है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा मेहनत करे और वो ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहता हो वो उसको ना मिल रहा हो, वो थक जाए, और इस तरह की 1000 ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके भी कसूरवार हम खुद ही हैं ना। इसके कसूरवार भी हम खुद हैं कि आपने शायद उस जगह कोशिश ही नहीं की जहाँ पे आपका नसीब लिखा था। यहाँ कोशिश करते रहें आप मुख्तलिफ। अच्छा, एक जगह पे आप नहीं चल रहे, बार बार नाकाम हो रहे हैं, बार बार नाकाम हो रहे हैं, तो रास्ता बदल के देखें ना। रास्ता क्यों नहीं बदलते? अगर आप एक ही सिमत पे चल के जो है वो बार बार गिरते हैं, बार बार उठ जाते हैं, आपका वो रास्ता ही नहीं है जहाँ अल्लाह ने आपके लिए लिखा ही नहीं मकसद। जो फार्मूला कामयाब नहीं हो रहा उसको बदलने बार बार। 10 साल मैं एज एन एंकर पर्सन मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम करती रही, अल्लाह ने मुझे वो इज्जत नहीं दी। 1 साल मैंने सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, 1 साल मैंने अपनी उस एक्सपर्टी पे काम किया जो डिग्री मेरे पास थी,
उससे पहले मैंने उस डिग्री को जो है वो सिर्फ ताक में रखा हुआ था, लोगों को पता भी नहीं था कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ या मेरा जो है वो साइकोलॉजी से कोई लेना देना है। मैं सिर्फ एज एन एंकर ही अपने आप को आजमाती रही कि नहीं, मुझे एज एन एंकर ही अपना नाम बनाना है, मुझे साइकोलॉजी को करना ही नहीं, मुझे लोगों को बताना ही नहीं साइकोलॉजी के बारे में। मेरी गलत सोच थी वो। जिस दिन मैंने ये तहैया किया कि मुझे अपनी एक्सपर्टीज जिसमें मैं बोल सकती हूँ, जिसमें मेरी कमांड है, वो मैं लोगों के सामने लेके आऊँ, मैंने रास्ता तब्दील किया। रास्ता तब्दील हुआ तो अल्लाह ने जो है वो हाथ पकड़ लिया, क्योंकि रास्ता ही कोई और था। आपको शोहरत ही कहीं और से मिलनी थी। आपको उस जगह पे जहाँ बैठे हुए आप 10 साल से मेहनत कर रहे थे, 10 साल लग गए मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान बनने में। 6 साल जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ के एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि मेरी मैं जो है वो इसमें देखती रही, इसको पूरा प्रोसेस करती रही। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने एक वक्त में ये सोचा कि शायद रिलेशनशिप में डील कर रही थी। आपने ज़िंदगी के अंदर जो कोई काम भी किया हुआ होता है वो आपको आगे जाके सपोर्ट करता है। अगर डॉक्टर नबीहा अली खान पॉलिटिकल शो ना करती तो डॉक्टर नबीहा खान कभी भी ये भी ना कर पाती। बिल्कुल ऐसा ही है, सपोर्ट करता है। लेकिन आपको शोहरत कहाँ से मिलनी है या आपको जो है वो आपने आगे कैसे बढ़ना है, रास्ता तब्दील करना चाहिए। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो तो आपको फल उसका मिल ही जाता है। अच्छा, आजकल ये टर्म बड़ी चल रही है, गैसलाइट कर दिया तुमने मुझे गैसलाइट कर दिया और उसके बाद तुम्हारा कत्ल भी वाजिब है। ये कैफियत गैसलाइट की क्या कैफियत है, ये किस तरह होती है और इसके बाद अगले बंदे को कितना हक होता है कि वो इस गैसलाइट का फ़ायदा उठाते हुए एडवांटेज ले? गैसलाइटिंग एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। गैसलाइटिंग जिस शख्स के साथ हो रही होती है वो मजबूर हो जाता है और इस चीज़ को जो है वो मानने पर कि जिस शख्स के तरफ से ये गैसलाइटिंग जो है वो की जा रही होती है, क्योंकि इसमें दूसरे को इंडोज किया जा रहा होता है कि तुम गलत हो, तुम में ये बात माननी पड़ेगी, तुम ये बात जो है वो मानो। जब किसी को इंडोस किया जाता है तो वहाँ पर आकर जो है वो तकलीफ़ और अजियत उस शख्स को पहुँच रही होती है। गैस लाइटिंग में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमारे माशरे में इसकी चीज़ की समझ ही नहीं है। इस पर मैंने एक प्रॉपर जो है वो पॉडकास्ट किया है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि गैस लाइटिंग का मतलब गुस्से में पागल हो जाना, तो क्या ये सही होगा? हाँ, कह सकते हैं आप, बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाना और किसी को इंडोस करना कि तुम जो है वो गलत हो, मानो इस चीज़ को। गुस्से में इंसान पागल होकर दूसरे को ही कहता है ना कि आप माने कि आप गलत हैं, और या फिर दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसको जो है वो मार पीट शुरू कर देता है, एक्सट्रीम लेवल पे किसी की जान भी ले सकता है। गैस लाइटिंग के मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस हैं। देखना पड़ता है कि एक शख्स दूसरे को किस हद तक गैस लाइट कर रहा है। कभी ये बातों की सूरत में होती है, गुस्सों की सूरत में होती है, तानों की सूरत में होती है, इंडोस करने की सूरत में होती है। गैस लाइटिंग को हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में जो है वो देखते हैं। तो आजकल हमारे माशरे में मुख्तलिफ किस्म से लोगों को गैस लाइटिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है और शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि गैस लाइटिंग क्या होता है। अगर कोई शख्स जो है वो गुस्से में पागल होकर आपको ये कबूल करवाने में कामयाब हो गया कि आप ही गलत हैं और आप पे तशद्दुद भी किया और आपको मारा पीटा भी, जैसे आज हमारी ख़वातीन के साथ भी और कुछ मर्द हज़रात के साथ भी जो है वो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये ज़हनी अमराज हैं। और कभी भी एक नॉर्मल बंदा एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा नहीं करता, कभी भी एक नॉर्मल आदमी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे किसी के साथ जो है वो लड़ाई नहीं करता। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन चीज़ों को जो है वो नहीं देखेंगे तो हमारे लिए आगे मुसीबत है, परेशानी है। अगर कोई शख्स ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो आप समझें कि ये जहनी मरीज़ है, उसको नॉर्मल बंदा कंसीडर मत करें। थोड़ी देर बाद उसने आपसे माफ़ी मांग लेनी है। हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, इसका अखज़ यही है कि अगर आपका अपनी बॉडी और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, अगर आपको सही और गलत की तमीज़ है, तो फिर आपके तमाम मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही और गलत की तमीज़ तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि एक रहमान का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है। डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। रहमान के रास्ते पे आसानी है और शैतान के रास्ते पे परेशानी। हमारे नाज़रीन को कोई मशवरा देना चाहेंगी उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए? मशवरे तो रोज़ाना की बेस पे ये मेरे सुनते ही रहते हैं और मशवरा सिर्फ इतना ही दूंगी कि ज़िंदगी में कभी भी हारना नहीं है। हारे हुए लोग खुद अपने साथ ज़्यादती करते हैं। जहां आप हार जाएं, याद रखें वहीं से जीत का आगाज़ होता है। जहां आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, अल्लाह वहीं से आपका हाथ पकड़ लेता है। पता चले वो बीवी खामिद के साथ ये फार्मूला लगा दे कि मैंने तो हार नहीं माननी किसी सूरत की। नहीं, देखें, अपने घर छोड़ के ना जाएं। बीवी हार ना माने। रूठ के मैके जाने वाली बीवियां जो हैं वो अपने घर उजाड़ लेती हैं, अपनी जगह नहीं छोड़नी किसी और के लिए। अगर खुदा ना खास्ता शौहर को जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ देख भी लिया है तो भी जगह नहीं छोड़नी, पकड़ भी लिया है तो भी जगह नहीं छोड़नी, अपनी जगह बनाए रखनी है, उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करनी है। कुछ वक्त की दूरी ज़रूर इख्तियार कर लें, लेकिन उसे ये एहसास ज़रूर दिलाएं कि आप उसके लिए कितनी कीमती हैं।
अपने शौहर को इतना प्यार दे दें, इतनी मोहब्बत दे दें कि वो अगर किसी और की तरफ जाए भी तो उसे सुकून ना मिले। मर्द की एक चीज़ मैं आज औरतों को बता रही हूँ, और ख़ास तौर पर ये गिफ्ट के तौर पर है उन बीवियों के लिए जो अपने शौहरों के लिए जो परेशान है कि हम हमें तवज्जो ही नहीं देते। आप इतनी खिदमत कर लें अपने शौहर की, इतना प्यार दे लें उसको, इतनी अच्छी बन जाए उसके लिए कि अगर वो किसी और दूसरी औरत की तरफ जाए तो उसको वो दूसरी औरत जो है वो बुरी लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि बीवियाँ बुरी ही तब लगती हैं जब वो ज़ुबान चलाती हैं। आपका ये मशवरा ज़्यादातर बीवियों को पसंद नहीं आएगा। ना आए तो फिर घर भी नहीं बसेगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अगर मान लेंगी तो इन्हीं का फ़ायदा है, मेरा कि कोई कहीं कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मेरी ज़ात के लिए वही होगा जहाँ मैं खुद गलत होंगी। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि मशवरा देना आसान लेकिन करना मुश्किल होता है। अच्छा नहीं, जो मैं खुद कर सकती हूँ मैं वही बताती हूँ, और जो मैं खुद नहीं कर सकती वो मैं उस पर भी जया कर देती हूँ। अब अगर आप मुझसे शक की बात करें तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि औरत शक करती है, ये औरत के लिए जो है ये कुदरती अमल है कि वो शक करती है। ख़वातीन जो है वो शक की बेस पर जो है वो अपने शौहरों के साथ लड़ाई करती हैं। तो मैं अक्सर औक़ात ये भी मानती हूँ कि हाँ, मैं अपने रिलेशनशिप में भी शक करती हूँ। मैं मानती हूँ कि शक होना चाहिए, शक होता है, शक होता ही वहाँ है जहाँ मोहब्बत होती है। आपको किसी दूसरे बंदे पे शक होगा ही क्यों जिसे आप प्यार ही नहीं करते, जिसका आपको एहसास ही नहीं है। अगर वो बंदा कहीं आपके साथ डॉज करवा रहा होगा आपको तब भी पता चल रहा होगा। औरतों का शक उनकी मोहब्बत होती है, औरतों का शक मर्द जो है वो गलत तरफ ले जाते हैं। मर्दों को चाहिए कि यहाँ औरत को प्यार से समझाएं और अपने आप को क्लियर करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर वो प्रॉपर तरीके से क्लियर करते हैं, कोई डंडी नहीं मारते और शक फिर भी बढ़ता चला जाता है, तो फिर आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा शक होना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। शक अगर मर्द की तरफ से है या औरत की तरफ से है तो ये आप केयर में कंसीडर करें। एक्सट्रीम लेवल का शक जो है वो जहनी बीमारी कंसीडर होता है। तो ये चीज़ें जो ज़ाहिरी बात है, वो शक जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दे, ये जहनी बीमारी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबी अली खान। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस सैर हासिल गुफ्तगू से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखा होगा जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके नताइज आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी के ऊपर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।